क्या आपको या आपकी किसी जान पहचान वाले को या क्लोज पर्सन को कमर के बिल्कुल नीचे, दोनों बटक्स के नीचे एक छोटा सा फूडी या फुंसी जैसा आया है, या फिर उसमें से कभी कभी पस या पानी निकलता है, या कभी कभी थोड़ा सा खून भी आता है, और ये लोग सोचते हैं कि ये पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है। पर जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर बताते हैं कि ये पाइलोनाइडल डिसीज है। तो दोस्तों, क्या होता है ये पाइलोनाइडल डिसीज? नाम सुन के एकदम कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, लेकिन सच बात यह है कि एक सिंपल डिसीज है जो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोगों में होती है एंड बहुत इजीली भी ट्रीट होती है। तो दोस्तों, आप मुझे जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर अजहर, आफ्टर मिनिमल एक्सरसाइज एंड कोलोरेक्टल सर्जन में पिंपरी पुणे में प्रैक्टिस करता हूं। और बेयर वाइटल्स में हमारी कोशिश ये है कि कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक बीमारियों को सिंप्लीफाइड तरीके में आप तक पहुंचाना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइलोनाइडल डिसीज होती क्या है, किन किन लोगों के अंदर ये ज्यादा तौर पे होती है, ऑफिस, जॉब, स्टूडेंट्स, ड्राइवर्स। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि क्यों ये होती है डिसीज, कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, और पाइलोनाइडल डिसीज को हम पाइल्स, फिशर, फिस्टुला से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में थोड़ा सा ट्रीटमेंट का ओवरव्यू भी देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है ऑन पाइलोनाइडल साइनस का ट्रीटमेंट के बारे में। उसी के साथ साथ पोस्ट ऑप कवर भी देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रिवेंशन टिप्स भी देखेंगे जो आप आज से ही फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, पाइलोनाइडल डिसीज एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा बेसिक से शुरुआत करते हैं। पाइलोनाइडल डिसीज का मतलब होता है, पाइलो मीन्स हेयर, नाइडल डिसीज मीन्स हेयर का नाइडस मीन्स हेयर का बच्चा बन गया है। तो बेसिकली जो क्लेफ्ट होता है, ग्लूटल क्लेफ्ट, उसके बीच में जो हेयर्स है वो अंदर चले जाते हैं एंड वो स्किन के अंदर घुस जाते हैं। अब बॉडी का एक रूल है कि कुछ भी चीज या फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर जब आ जाता है, बॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्शन बनाती है। और पाइलोनाइडल डिसीज में भी यही होता है कि बॉडी उसको कवर करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा रिएक्शनरी टिश्यू बना देती है एंड वो एक साइनस के रूप में बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइलोनाइडल साइनस। ये कॉमनली नेटल क्लेफ्ट या जो दोनों बटक्स के बीच का जो एरिया रहता है, जिसे हम टेल बोन एरिया भी बोलते हैं, उस जगह पे कॉमनली होता है। यहीं पे स्किन के अंदर छोटे छोटे पिट्स हो जाते हैं, मीन्स आपको या तो एक होल होगा या फिर मल्टीपल 2 या 3 होल हो सकते हैं, जिसके अंदर हेयर्स, डेड टिश्यूज, इन्फेक्शन का मटेरियल, पस और हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। सो ये इन शॉर्ट पाइलोनाइडल साइनस के बारे में या पाइलोनाइडल डिसीज के बारे में सब कुछ है। तो दोस्तों, आप जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन लोगों के अंदर ये कॉमनली प्रेजेंट होता है, मतलब क्या आपको पाइलोनाइडल साइनस का डिसीज का रिस्क ज्यादा है। दोस्तों, रिसर्च से ये पता चलता है कि ये बीमारी जो है वो यंग लोगों में ज्यादा होती है, मतलब 15 से 30 साल की उम्र में यंग अडल्ट्स में ज्यादा कॉमनली होती है। मेन और वुमेन में दोनों में ये बीमारी होती है, बट पुरुषों में इसका जो क्वांटिटी है वो 3 से 4 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। इसी के साथ साथ अगर आपको ओबेसिटी है, ओवरवेट है, बहुत ज्यादा घने बाल है एंड आप ऐसे जॉब करते हो जहाँ पे लॉन्ग सेटिंग है या लॉन्ग ड्राइविंग है, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, एक लार्ज रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ने ये भी बताया था कि जो लोग 6 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूस बैठने का काम करते हैं या फिर जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैरी है एंड वो लोग हफ्ते में 2 या उससे कम बार नहाते हैं, उन लोगों के अंदर ये बीमारी होने का रिस्क 200% से ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, 200% से ज़्यादा। इसीलिए हाइजीन मेंटेन करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू प्रिवेंट पाइलोनाइडल साइनस। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि बटक के क्लेफ्ट में लूज हेयर्स गिरते हैं एंड लूज हेयर्स के अंदर डीप और नैरो क्लेफ्ट होता है और वहां पे फ्रिक्शंस होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे करके ये हेयर्स अंदर ढकेल दिए जाते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव प्रेशर जैसा बन जाता है एंड ये हेयर्स छोटे छोटे कांटों की तरह एक्ट करते हैं एंड बॉडी इस हेयर को कंट्रोल करने के लिए फॉरेन बॉडी रिएक्शन देती है, जहाँ पे ग्रैनुलेशन बनता है या कि डर्टी टिश्यूज बनते हैं या फिर पस बन जाता है एंड अल्टीमेटली पाइलोनाइडल सिस्ट या पाइलोनाइडल साइनस बन जाता है। अब आपको ये प्रोसेस पूरे अच्छी तरीके से मालूम है। जब हमें ये डिसीज प्रोसेस मालूम है तो हम उन फैक्टर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं जिन फैक्टर्स की वजह से ये डिसीज हो रही है, जैसे कि वेट को कंट्रोल करना है, हेयर स्क्लिप करना या फिर हेयर शेव करना, और ज़्यादा देर एक ही जगह पे नहीं बैठना। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे फॉर प्रिवेंटिंग पाइलोनाइडल साइनस डिसीज। तो दोस्तों, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स बोलते हैं कि सर एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या होता है। तो दोस्तों, ये भी समझ लें कि टिपिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। टेल बोन के ऊपर, मतलब आपकी जो सैक्रम या कॉक्सिक्स की बोन है उसके ऊपर, और जो ग्लूटल क्लेफ्ट है उसके बीच में एक छोटा सा डिंपल या एक छोटी सी फोड़ी आ जाना, उसके अंदर से पस निकलना, ये एक बहुत ही कॉमन साइन है पाइलोनाइडल डिसीज का। बार बार ये फोड़ी आती है, पानी डिस्चार्ज हो जाता है या ब्लड डिस्चार्ज होता है और उसके बाद वो चली जाती है। बहुत सारे लोगों के अंडरगारमेंट्स जो है वो भी उसकी वजह से स्टेन हो जाते हैं। जब आप ज़्यादा देर बैठते हो या फिर बाइक चला रहे हो या एक जगह पे बैठे हो, तो बैठने के वक्त में भी अगर आपको डिस्कम्फर्ट होने लगा है या कोई दर्द होने लगा है, तो हो सकता है पाइलोनाइडल एब्सेस हो या पाइलोनाइडल डिसीज हो।
या फिर और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बहुत स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाता है एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल स्वेलिंग बन जाती है, मतलब अगर आप उसे छू भी नहीं सकते, इट इज़ वेरी पेनफुल। उस केस में कभी कभी आपको पाइलोनाइडल एब्सेस बन जाता है, मीन्स वहाँ पे जो इन्फेक्शन एंटर किया है वो इन्फेक्शन एक एब्सेस का रूप ले लेता है जहाँ पे पस जमा हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं पाइलोनाइडल एब्सेस। दोस्तों ये एनल कैनाल के बिल्कुल ऊपर होता है, लेकिन ये फिस्टुला की तरह नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम फाइलोनाइडल साइनस के ट्रैक स्ट्रेट होते हैं, बट फिस्टुला के अंदर और इसके अंदर एक डिफरेंस ये है कि फिस्टुला का ट्रैक एनल कैनाल के साथ डेफिनेटली कनेक्टेड होता है, बट फाइलोनाइडल साइनस को हम साइनस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एक एंड स्किन में एंटर होता है और दूसरा डीप टिश्यूज में जाके बरी हो जाता है, इसीलिए उसका नाम साइनस है। तो फिस्टुला और पाइलोनाइडल साइनस दोनों अलग अलग कंडीशन है। अगर आपको इनमें से कुछ भी लग रहा हो तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है या फिर शर्माने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और बहुत ही इजीली नॉर्मल डॉक्टर्स भी जो सर्जन नहीं है वो आपको इजीली इसका डायग्नोसिस दे सकते हैं। एक बार अगर आपको डायग्नोसिस अच्छे से मिल गया देन हम उसे बहुत इजीली ट्रीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ब्रीफ में इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है ताकि आपको एक डायरेक्शन पता चले, डिटेल ऑफ द ट्रीटमेंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द टाइप ऑफ सर्जरीज मैं आगे आने वाली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको सफर कर रहे हो पाइलोनाइडल एब्सेस से, जिस मतलब सडन पेनफुल स्वेलिंग है और रेडनेस है, तो गाइडलाइंस के हिसाब से सबसे पहला स्टेप यही रहता है कि इंसिजन एंड ड्रेनेज, मतलब हमें उसे चीरा लगा के पहले अंदर का जो पस है, गंदगी है और जो हेयर्स है उसको सबको बाहर निकालना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। एंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब पस होता है तो उस समय पे हम लोग टाके लगा के उसे बंद नहीं कर सकते, उस केस में हमें ड्रेसिंग प्रोलॉन्ग करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा केस ऐसा है कि आपको एक छोटी सी फोड़ी है जिसके अंदर कोई पस नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसे हम क्रॉनिक पाइलोनाइडल साइनस कहते हैं। अब जब आपको क्रॉनिक पाइलोनाइडल साइनस होता है, एक्चुअली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, बट डिसीज का अंदर का एक्सटेंट कितना लंबा है या फिर कहाँ तक फैला है ये देखने के लिए आइदर हम सोनोग्राफी कर सकते हैं, बट बहुत सारे केसेस में अब हम एमआरआई भी करते हैं, जिससे डिसीज का हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है, उसके एनाटॉमी का पता चल जाता है। एंड बेस्ड ऑन द एमआरआई रिपोर्ट्स और द सोनोग्राफी रिपोर्ट हम उसमें सर्जरी के लिए प्लान करते हैं। तो सर्जरी में हम लोग बेसिक माइनर प्रोसीजर्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एप्सिट और वैप्स, मीन्स एक वीडियोस्कोप के मदद से, एक्चुअली वाफ का स्कोप रहता है जिससे फिस्टुला भी ट्रीट करते हैं, उसकी मदद से हम लोग उस कैविटी या साइनस के अंदर जाके जो भी गंदगी उसे बाहर निकाल सकते हैं एंड वी कैन जस्ट डू द लेजर ट्रीटमेंट ऑफ दैट साइनस, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। एक स्टडी के हिसाब से 94% हीलिंग एंड लेस देन 5% रिकरेंस रिपोर्ट किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर कॉम्प्लिकेटेड पिट्स है या फिर ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है या फिर वैफ्ट अवेलेबल नहीं है तो लोग बहुत बार क्लेफ्ट लिप सर्जरीज या फिर फ्लैप सर्जरीज भी करते हैं। अब इन सर्जरीज में क्या होता है कि जो आपका साइनस है उस साइनस को निकाल के हम फिर से मिड लाइन को क्लोजर कर देते हैं, मतलब फिर से टाँके आ जाते हैं। तो ये जो सर्जरी होती है इसे हम फ्लैप सर्जरीज करते हैं। दोस्तों कोई भी तरीके से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं मोस्टली इस डिसीज का जो रिजल्ट है वो अच्छा आता है। ज़्यादा बड़े बड़े फ्लैप सर्जरीज में कभी कभी फ्लैप फेलियर होने का चांसेस रहता है, तो एक्सपीरियंस सर्जन से या क्वालिफाइड सर्जन से ऑपरेट कराना जरूरी है। तो दोस्तों कौन सा तरीका किन पेशेंट्स के लिए सही रहेगा ये डिपेंड करता है कि डिसीज का एक्सटेंट कितना है, रिकरेंस है या नहीं, बीएमआई कैसा है, स्मोकिंग है क्या, ऑक्यूपेशन है क्या, और डेफिनेटली सर्जन के एक्सपीरियंसेस पे एंड उसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के बाद आज से ये क्या कर सकते हो, चाहे आपको पाइलोनाइडल साइनस हो या नहीं हो, या फिर अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लेफ्ट हाइजीन, रोज नहाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बटक के बीच के अंदर जो क्लेफ्ट है उसे क्लीन करना पानी से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करोगे तो हमने देखा था कि उन लोगों में मोर देन 200% चांसेस बढ़ जाते हैं इफ दे आर नॉट टेकिंग रेगुलर बाथ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये कर सकते हो, अगर आपका जॉब में कंटिन्यूस बैठने की जरूरत पड़ती है तो आप हर एक घंटे के अंदर 2 से 3 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, जहाँ पे आप उठकर थोड़ा सा वॉक करें, स्ट्रेच करें, सो दैट आपका जो पाइलोनाइडल रीजन का एरिया है उसमें ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन ना आए और बिकॉज ऑफ द वॉक वापस से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रोवाइज हो जाए। और एक काम आप ये कर सकते हो कि अवॉइड वेरी टाइट क्लोथिंग, सिंथेटिक अंडरवेयर या फिर बहुत टाइट अंडरवेयर अगर आप यूज़ करते हो उसकी जगह पे आप कॉटन ब्रीदेबल फैब्रिक्स वाले अंडरगारमेंट्स यूज़ कर सकते हो जो मॉइस्चर को कम कर देते हैं एंड प्रोसेस ऑफ पाइलोनाइडल साइनस को या पाइलोनाइडल डिसीज को कंट्रोल में रखते हैं। इसके बाद आप ये भी कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा हेयरी हो तो हेयर्स को आप ट्रिम करके रख सकते हो, स्पेशली उन एरिया के अंदर जहाँ पे स्पेशली बैक और बटक के एरिया में जहाँ पे ज़्यादा हेयर्स की वजह से भी पाइलोनाइडल साइनस हो सकता है। इसके बाद आप वेट मैनेज कर सकते हो एंड अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हो तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ओबेसिटी प्लस स्मोकिंग प्लस सिटिंग
ये तीनों मिला के एक बहुत बड़ा हाई रिस्क बना देते हैं फॉर फाइलोनेडल साइनस एंड बाइलोनेडल डिसीजेस। इतना ही नहीं दोस्तों, ये दोनों फैक्टर्स की वजह से अगर आपको सर्जरी भी हुई उसके बाद भी रिकरेंस बढ़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मेरे इस वीडियो का ये है कि दोस्तों बाइलोनेडल डिसीज ना तो कैंसर है, ना तो कोई सेक्सुअल डिसीज है, ना तो फिस्टुला पाइल्स या फिशर है। ये कॉमन स्किन एंड हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है जहाँ पे इन्फेक्शन होता है एंड बहुत सारे वर्किंग लोगों के अंदर ये पाई जाती है। सही टाइम पे अपना कंसल्टेशन, प्रॉपर हाइजीन, हेयर कंट्रोल एंड अप्रोप्रिएट प्रोसीजर मोस्ट ऑफ द पेशेंट को नॉर्मल ट्रीटमेंट दे देते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर वेरी मच सेटिस्फाइड आफ्टर दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो दोस्तों अगर आपको या आपके किसी फ्रेंड को टेल बोन एरिया में या फाइलोनेडल रीजन में ऐसी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो शर्म करने से बेटर ये है कि आप प्रॉपर अपने डॉक्टर से मिलके कंसल्ट कर लीजिए, काफी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैं आप पे एक पोल चाहूंगा, कमेंट में लिख के बताइए कि क्या पहले आपने पाइलोनेडल डिसीज के बारे में सुना था, हाँ या नहीं। इससे मुझे ये पता चलेगा कि कितने लोग इस टॉपिक से अवेयर है और अगले वीडियोस उसके हिसाब से मैं प्लान कर सकूंगा। अगर आपको ये वीडियो क्लियर, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लगा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए बेयर वाइटनर्स को, बेल आइकन भी दबाइए एंड शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनकी आप केयर करते हो। बेयर वाइटनर्स पे हमारा एफर्ट यही होता है कि कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके में आप तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच।